नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। सहारनपुर में पहाड़ी नदियों का कहर लगातार जारी है। बादशाही नदी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में एक बोलेरो कार आ गई। बहाव इतना तेज था कि कार को पानी भी इस धार में बहा ले गई। लोगों ने कार को निकालने में काफी मशक्कत की। सहारनपुर के बादशाही बाग नदी में फंसी हुई कार का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि लोग कैसे बोलेरो कार को रस्सी के जरिए नदी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि लोग अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल बरसात के दिनों में सहारनपुर में पहाड़ी नदियों में अचानक उफान आ जाता है। जब तक लोग समझ पाते तब तक बहाव की चपेट में आ गए थे। फिलहाल पहाड़ों पर तेज बारिश के बाद मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। आपको भी इन नदियों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन नदियों में पानी की तेज धार कब आ जाए किसी को पता नहीं। दिल्ली में सड़क पर एक कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में आग लगने से आसपास लोगों में अफरा तफरी मच गई और भीषण जाम लग गया। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के बाहर भी सड़क पर कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार में आग लगने की वजह से रोड पर जाम लग गया। वीकेंड होने के कारण अक्षरधाम मंदिर घूमने आए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से कार में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कार में आग की तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। धू धू कर जलने वाली कार की आग को फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। आजकल सड़कों पर कार में आग की घटनाएं आम होने लगी हैं, तो आप भी सावधान रहें और अपनी गाड़ी की फिटनेस की जांच वक्त वक्त पर करवाते रहें। इटावा में बड़ा हादसा हो गया। 60 यात्रियों वाली बस में गनीमत रही कि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 15 यात्री जख्मी हो गए। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में करीब 60 यात्री सवार थे। घटना हरदू गांव के पास हुई। बस नोएडा से आ रही थी। सभी यात्री औरैया के बिधुना जा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद से बस का ड्राइवर और कंडक्टर फरार है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। ये बस आ रही थी, इसमें ब्रेक नहीं थी। नोएडा से आ रही थी, ब्रेक फेल थी। इसमें बताया नहीं किसी को, रास्ते में बताया इसमें ब्रेक फेल थी। और यहाँ पे चौपला रोकी थी। यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे थे और यहाँ पे देखा नहीं, मोड़े सीधी ले चले आए गाड़ी। यहाँ पे कितने लोग इसमें घायल हुए? यहाँ पे करीब 25 से 30 लोग। कितने लोग बैठे थे इसमें 50-60 लोग थे करीब। गाड़ी बेकाबू हुई, लट्ठा तोड़ती हुई सीधी गिर जाके नीचे। वो तो खड्डा था बहुत गहरा नीचे, इसलिए बच गई न, और आगे तक जाके तहां पलट गई। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गई। लखनऊ में मुलायम परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव का लखनऊ में अंतिम संस्कार किया गया। साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव ने मां को मुखाग्नि दी। साधना यादव के अंतिम संस्कार में मुलायम परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। अखिलेश, रामगोपाल और शिवपाल यादव भी शामिल हुए। वहीं मुलायम सिंह यादव स्वास्थ्य खराब होने के चलते अपनी कार में ही बैठे बैठे पत्नी को अंतिम विदाई दी। वहीं सीएम योगी ने भी साधना यादव को श्रद्धांजलि दी। मुलायम के आवास पर जाकर पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे और साधना यादव को श्रद्धांजलि दी। साधना गुप्ता का शनिवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया गया। इसे मुलायम के सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। अमेठी के एक परिवार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल सऊदी अरब में पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति ने अमेठी के युवक की हत्या की है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। अमेठी के रहने वाले एक शख्स के साथ विदेश में हत्या की बड़ी घटना सामने आई है। सऊदी अरब गए अमेठी के एक शख्स की उसी के साथ रहने वाले पाकिस्तानी मूल के युवक ने निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद इसकी जानकारी परिवारजनों को मिली तो हड़कंप मच गया। इसके बाद पिता ने केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर अपने पुत्र का शव भारत लाने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर पाकिस्तानी हत्यारोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। जंग बहादुर नौकरी के सिलसिले में 2017 में वीजा लेकर सऊदी अरब गया था। सऊदी अरब में जंग बहादुर बतौर ड्राइवर की नौकरी करता था।
देखिए, जगदीशपुर के वारिसगंज टंडल गांव के रहने वाले जंग यादव जी, जो कि 2017 से सऊदी अरब रियाद में रह रहे थे, 6 तारीख को उनके परिजनों को सूचना प्राप्त हुई कि उनके साथ ही काम कर रहे पाकिस्तानी ड्राइवर ने ही उनकी रियाद में ही हत्या कर दी। ये सूचना जब उन्होंने अमेठी प्रशासन को दी तो हम लोग उनके घर गए, हम और SDM साहब, और उनका साहस बांधा और विधिक प्रक्रिया के तहत शव को जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान वापस लाने का आश्वासन दिया। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। यदि बारिश इसी प्रकार जारी रही तो नदी किनारे रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के चलते नदी का आकार भी बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का खतरे का निशान 626 मीटर है, जबकि अलकनंदा नदी एक 625 मीटर के आसपास बह रही है। नदी किनारे स्थित घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और नगर पालिका ने फिलहाल नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी है। से पूर्ण संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण किया गया था और उसमें हम लोगों ने जो JCB मशीनें थी उन मशीनों को भी उन स्पॉटों पर चयनित किया गया था तथा जो एम्बुलेंस थी और एम्बुलेंसों के भी हमने 11 एम्बुलेंसों को भी यात्रा मार्ग पे लगा रखे हैं। टिहरी से खबर, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल सुरकुंडा देवी रोपवे आज कुछ देर के लिए अचानक तकनीकी कारणों से बंद हो गया। रोपवे बंद होने के समय रोपवे में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय समेत करीब 60 से 70 लोग फंस गए थे। करीब 60 मिनट तक विधायक समेत कई श्रद्धालु फंसे रहे। इस दौरान काफी अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाद में रोपवे को ठीक कर लिया गया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली है। से हम अधर में हैं, हवा में हैं, ट्रॉली में हैं और थोड़ा सा ये आगे बढ़ी और फिर ये जो है फिर फंस गई है यहाँ पर। और मैं सबसे जो इस समय उसमें है, अगर सबका नेटवर्क चल रहा है, जो लोग इस समय ट्रॉली में फंसे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वो पैनिक ना हो। इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत इसका संज्ञान ले और नहीं तो जो है जो SDRF इनसे बात करके, ट्रॉली संचालकों से बात करके, नहीं तो SDRF की व्यवस्था करे जिससे। मेरठ में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। नमाजियों की सुरक्षा और सही तरीके से नमाज संपन्न कराने के लिए पुलिस और PSC की टीम के साथ सिविल डिफेंस मुस्तैद नजर आया। वहीं सड़कों पर नमाज न हो इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे। मेरठ की लगभग सभी बड़ी मस्जिद और खुले मैदानों में नमाज का आयोजन करवाया गया। मेरठ में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। आप देख सकते हैं ये ईदगाह की तस्वीरें हैं। यहाँ से लोग निकल रहे हैं, नमाज अदा करने के बाद लोग निकल रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर भाईचारे की दुआ मांगी है। ये दुआ मांगी है कि उनके देश में भाईचारा कायम रहे और इसके अलावा जो बीमारियां जैसे कोरोना समेत और जो दूसरी बीमारी है उनसे भी निजात मिल सके देश। और PM नरेंद्र मोदी ने काली विवाद पर क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।